हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की समरी। तो गाइज हम लोगों ने इस बुक के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए एंड टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद द 4th चैप्टर एंड द 4th चैप्टर टॉक्स अबाउट योर क्लाइमेट। तो आज हम लोग क्लाइमेट के बारे में जानेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड स्टडी आईएएस। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जरूर लीजिए सब्सक्रिप्शन और कोड यूज करें स्टडी आईएएस, जो कि चैनल का नाम है। ठीक है, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा ऑफ। चलिए, अगर आप लोगों को कोई परेशानी है सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड, समझ में नहीं आ रहा है क्या एडवांटेजेस होंगे क्या डिसएडवांटेजेस होंगे आपको इसे लेने से, तो आप लोग ना बेझिझक इस नंबर पर कर दें कॉल। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है आपको सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर आपकी प्रेपरेशन से रिलेटेड। तो इस नंबर पे कॉल करना ना भूलें और इस कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, क्योंकि फिर मिलेगा आपको डिस्काउंट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो भाई हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो है क्लाइमेट। तो आज हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, वेदर और क्लाइमेट में ना डिफरेंस होता है। सो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि वेदर एक अलग चीज है, क्लाइमेट एक अलग चीज है। अब वेदर क्या होता है? बेसिकली वेदर जैसे कि आपके जो रोजमर्रा में जो मौसम है, ठीक है, जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की वो होती है। ठीक है, और क्लाइमेट है कि एक जो लंबे अरसे से किसी जगह का जो एक रीजन का वेदर देखा जाता है कि किस प्रकार है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे वेदर आपका अभी देखिए 10-10 मिनट में चेंज भी हो जाता है, मिनट में चेंज होता है, घंटों में चेंज होता है कि कभी बारिश हो गई तो कभी बारिश रुक गई और बारिश रुक गई तो एकदम से सूरज आ गया, है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी ना कभी। तो ये हो गया आपका वेदर, जिसे आप कंटिन्यूसली जिसकी कंडीशंस में आप चेंज देख रहे हो। यही बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट वो एटमॉस्फेयर है जो कि बिहेव करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस। कि मतलब अगर आपको ऐसे ये बताना है कि जो हिमालयन रीजन है वहां पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा का हमेशा ठंडा ही रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो क्लाइमेट हो गया। वहां पे मतलब ना आज ना कल हर घंटे हर मिनट जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो आपका क्लाइमेट है वो रिफर करता है टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। ठीक है, पूरा जो सम टोटल होता है वेदर कंडीशंस का उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और जो वेरिएशंस हैं ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 इयर्स, मतलब 30 साल से भी ज्यादा हो गया और किसी पर्टिकुलर जगह का एक ही वेदर है, अगर ठंडा का ठंडा ही है, ठीक है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम कि ये क्लाइमेट कंडीशन है इस पर्टिकुलर जगह की। ठीक है, और वहीं जो आपका वेदर है वो रेफर करता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया और एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस जगह का भी जो टेम्परेचर है वो ऐसा है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि मुंबई में जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, मॉइस्चर भी काफी है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, टेम्परेचर वहां इक्वल रहता है। यही बात कर लेंगे हम दिल्ली की, तो दिल्ली में टेम्परेचर इक्वल नहीं है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर, पहली चीज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलता है। अगर बारिश भी होगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है, और गर्मी आती है तो टेम्परेचर एकदम से हाई भी हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ठीक है, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं आपके वेदर के और क्लाइमेट के। नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब देखिए, आप यहाँ पर ना 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के किसी भी जगह के। पहली चीज है लैटिट्यूड, ठीक है, फिर एल्टीट्यूड है, प्रेशर और विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशन करेंट्स हैं और रिलीफ फीचर्स हैं। अब ये सारी चीजें कैसे हैं ये जानते हैं। पहली चीज, जो भी हमारा टेम्परेचर जो है ना, सॉरी जो क्लाइमेट है, वो सबसे ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है उससे अफेक्ट होती है। किस प्रकार? देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है सन।
तो सन से जो रेज आती हैं, तो आपको भी पता है कि जो रेज आती है वो सबसे पहले यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पड़ती है इक्वेटर पे। कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। तो जो भी रीजन इक्वेटर पे होगा वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर भी होता है। और आपके हाई प्रेशर जोन कौन से हैं? ये हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर सोलर रेडिएशन पड़ता है, यहाँ पे जब रेस पड़ती हैं, तो क्या होता है कि यहाँ तो लो प्रेशर हो जाता है, एंड जो आपका विंड है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो वो किधर जाके, इधर जाके हो जाता है, सबसीड कर जाता है, वो उड़ता है और उड़ के सबसीड कर जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार से जो आपका सोलर रेडिएशन है वो पावर करता है क्लाइमेट सिस्टम को, काफी ज्यादा पावर करता है। जो सोलर रेडिएशन है, इट इज बीन रिफ्लेक्टेड by the earth and the atmosphere. So about half of the solar radiation is absorbed by the earth surface and it warms it. जो earth की surface है, जो solar radiation है, आधा उसका absorb कर लेती है earth surface, ठीक है, और उसको warm कर देता है. And your infrared radiation emitted by the earth surface, ठीक है, तो ये आपका जो एरिया बन जाता है, ये हो जाता है आपका लो प्रेशर एरिया। और यहाँ से जब विंड यहाँ तक ट्रैवल करती है, ये हो जाता है आपका हाई प्रेशर, क्योंकि देखिए यहाँ से तो निकल रही है और जहां सबसीड हो रही है वो एरिया हो जाता है आपका हाई प्रेशर जोन। ओके नाउ, और आपने देखा होगा कि इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहता है, और जब आप यहाँ पे आते रहते हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मतलब ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, हर तरीके का टेम्परेचर होता है। ओके, सो आपकी जो अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से, और या आप बोले कि जब हमारी अर्थ मूव करती है तो जो सन की जो रेज हैं वो भी उसी प्रकार वर्क करती हैं, तो उसी हिसाब से जो हमारा क्लाइमेट है वो भी कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब अर्थ के चाहे रोटेशन की बात कर लें आप, चाहे रेवोल्यूशन की बात करें, अगर रोटेशन की जानेंगे तो देखिए, जब हम पूरे एक दिन का जो रोटेशन होता है, उसका 24 आवर का जो रोटेशन होता है, उस प्रकार से देखें तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, तभी दिन और रात होते हैं, और उसी प्रकार से मौसम होता है, ठीक है। और जब आप बात करें कि उसका जो रेवोल्यूशन होता है, तो उस रेवोल्यूशन में भी कितने प्रकार के मौसम बदलते जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में देयर आर 4 सीजन्स, ठीक है, तो वो सब जब अर्थ मूव करती है उसी प्रकार से वो 4 सीजन्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नाउ अब देखिए, क्लाइमेट के कंट्रोल में आपने देखा था कि लैटिट्यूड एक मेजर कंट्रोल है, तो कैसे है, तो ये देखिए, जो रीजन है आपके इक्वेटर के पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सन रेज जो है वो इधर पड़ रही है, तो हमारी जो अर्थ है ना वो थोड़ी टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी है। अगर आप लोग इस तरफ से देखोगे, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये साउथ पोल नहीं दिखेगा, और अगर आप साउथ पोल से देखोगे तो आपको नॉर्थ पोल नहीं दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो कभी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स अ बिट टिल्टेड। तो जो सन की रेज हैं वो यहाँ पर प्रॉपर आती हैं, ठीक है, और यहाँ आती हैं, मतलब यहाँ पर, और इधर तक पूरी पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इस एरिया पे जहां पर ज्यादा पड़ रही है, जो कि क्या है आपका इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है। ओके, तो जो भी एरिया, जो भी रीजन होगा इक्वेटर के पास होगा, वहां पर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होगा। सो नाउ जो एंगल होगा सोलर रेडिएशन का, इट इज एज द लैटिट्यूड विच इंक्रीजेस, ठीक है, वहीं पे जो लैटिट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेम अमाउंट की अगर सनलाइट वहां पे स्प्रेड हो रही है ओवर अ ग्रेटर एरिया, दैट इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, सो दिस बिकम्स योर लो प्रेशर जोन एंड दिस इज योर हाई प्रेशर जोन। क्योंकि हमेशा देखिए, याद रखिएगा, जो आपकी विंड है ना वो कैसे ट्रेवल करती है कि वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। और लैटिट्यूड किस प्रकार से हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लाइमेट के लिए, क्योंकि अगर देखिए कोई भी रीजन है वो इस एरिया तक आएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सन की रेज है वो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। बाकी अगर आप पोलर रीजन में देखोगे तो वहां तो ठंडा ही ठंडा रहता है, ठीक है, वहां ठंडी रहती है, क्योंकि वहां पे सनरेज प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि अर्थ की टिल्ट होने की वजह से। ओके, नाउ एलिवेशन किस प्रकार से इफेक्ट करती है क्लाइमेट को,
तो देखिए जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जितना हायर एलिवेशन होता है, उतना टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर वहां पे जो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। अब जैसे देखिए अगर आप लोग माउंटेन पे जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता जाएगा। गर्मियों में हम सोचते हैं ना कि हिल स्टेशन पे जाएं, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कि हिमालयन रीजन में रह रहे हो तो वहां क्या होगा, वहां टेम्परेचर हो जाता है कम। लोग जाते नहीं है घूमने में कि हिमाचल जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, वो वहां पे क्यों जाते हैं गर्मियों में? क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, क्योंकि वहां तो एलिवेशन नहीं है कोई खासा, तो वहां होती है गर्मी गर्मियों के टाइम में। और जब अगर आप उसी टाइम में चले जाओ घूमने के लिए कुल्लू मनाली, ठीक है, हिमाचल चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो वहां आपको क्या मिलता है, हिल स्टेशन पे आपको ठंडी मिलती है, क्योंकि वहां पे एलिवेशन ज्यादा है, पहाड़ है वहां पे, और पहाड़ों पे क्या है, टेम्परेचर है कम, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा एलिवेशन है वो भी क्लाइमेट को करता है अफेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे ये बहुत मेन फिनोमेना है, ठीक है। इसको पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपने दिन के समय में देखा होगा जो लैंड है, ठीक है, जब आपने देखा ना बीच पे लोग जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो लैंड है आपका वो तो रहता है गर्म, वो बहुत गर्म रहता है, और जो ओशन है वो ठंडा रहता है। अब लैंड का क्या होता है, वो जल्दी सर्द गर्म हो जाता है, बट जो आपका पानी है, पानी बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में और गर्म होने में। अगर एक बार ठंडा हो गया तो बहुत समय लेगा गर्म होने के लिए, ठीक है, और अगर गर्म हो गया तो बहुत समय लेगा ठंडा होने के लिए। तो लैंड ब्रीज में क्या होता था कि जो आपका लैंड है that will be like it will be heated up, okay, the land will be heated up and your ocean would be cooler compared to the land, ठीक है। और इसकी सोर्स मतलब जो ऐसा होता क्यों होता, बिकॉज देखिए अब ऐसा होता क्यों होता, जो वार्म एयर है वो राइज करती है, ठीक है, एंड राइजिंग एयर जो एयर है वो हेल्प करती है फॉर्म करने में क्लाउड्स को, ठीक है। फिर जो ठंडी हवा है वो सिंक होती जाती है, और सिंक होने के बाद वो स्प्रेड हो जाती है कहां पर, सरफेस पे, ठीक है। और फिर इससे होता है सी ब्रीज, जो आपकी मतलब गर्म हवा उठ के ठंडे जोन की तरफ जा रही है, फिर वहां से आ रही है, तो क्या है, सी ब्रीज हो रहा है, वहां से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो आ रही है, ठीक है। और यही बात करेंगे अगर हम लोग लैंड ब्रीज की, तो क्या हो रहा है कि जो पानी है, ठीक है, जो वार्म एयर है पानी की वो राइज कर रही है, ठीक है, इट इज राइजिंग ओवर द सी राइजेस, एंड देन जो लैंड है वहां पे कूलर एयर है, सो द कूलर एयर over land moves towards the sea forming a land breeze, ठीक है। so this is a difference between land and sea breeze. sea breeze में क्या हो रहा है कि जो समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं, और लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है कि जो लैंड है, ठीक है, जब समुद्र गर्म है तो लैंड की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे आपने देखा राजस्थान में, ठीक है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां क्या है कि दिन के समय में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, करीब 50 पे टेम्परेचर पहुंच जाता है, और यहीं देखें रात में, तो वहां रात में जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, करीब 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस विच यू कैन सी, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द कॉज ऑफ विंड्स एंड हाउ विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट। अब विंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, तो विंड आपका रिजल्ट होता है एयर मूवमेंट का, जो अर्थ पे चल रहा होता है, ठीक है, और आपकी जो एयर है वो मूव करती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो एरिया हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, ओके। सो जैसे मान लीजिए ओशन या सी का टेम्परेचर है वो वो रिमेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो आपका लैंड है, या लैंड आपका हमेशा वार्मर रहेगा ओशन से, ठीक है, और जो आपकी वार्म एयर होती है, ठीक है, वो राइज करती है, और राइज करने के बाद जो आपके ठंडे जोन होते हैं ना वहां पे जाके सबसीड कर जाती है। वार्म एयर ऑलवेज राइजेस, ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी यहाँ पे लो प्रेशर जोन एरिया है, तो यहाँ से क्या होती है कि जो एयर है वो राइज करके यहाँ पर सबसीड हो जाती है, ठीक है, राइज करती है और धीरे धीरे नीचे सबसीड हो जाती है। और यहाँ पे ये जो ये जो मूवमेंट चल रहा है इसको हम बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारी एयर मूव कर रही है वो मूव कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रेशर सिस्टम।
ठीक है। और ये प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, ओके, जो कि आपके अर्थ सरफेस पे चलता है कुछ इस प्रकार में। ये हाई प्रेशर से जो मतलब आपकी एयर है वो कुछ इस प्रकार मूव कर रही है, फिर इधर से ऐसे, तो ये मूवमेंट चलता ही रहता है, ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो चलता ही रहता है। देन आपकी अर्थ का रोटेशन जो होता है वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है विंड के डायरेक्शन को। तो पहली चीज देखिए, जब अर्थ रोटेट करती है तो ऐसा साइंटिस्ट ने भी बोला है दैट साइंटिस्ट आर एबल टू टेल द डायरेक्शन विंड विल फ्लो, ठीक है। तो जो आपका कोरोलस इफेक्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के रोटेशन को ऑन विंड पैटर्न्स, ठीक है। आप कैसे, देखिए मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि लोग, अगर आप लोग गोल चक्कर लें, ठीक है, एंड गोल चक्कर लेने के बाद क्या करना, एक अगर आपने हाथ में पेन रख लो और उसको ऐसे घूमते घूमते ड्रॉप कर देना, ठीक है, तो वो कभी स्ट्रेट नहीं गिरेगा। अगर आप सोचोगे कि एकदम स्ट्रेट गिर जाए, अगर आप ऐसे खड़े हुए हो और आप गोल घूम रहे हो और आपने फेंका तो वो एकदम स्ट्रेट गिर जाए, वो कुछ स्लांट होके गिरेगा, ठीक है, वो कुछ स्लांट होके गिरेगा। तो ऐसे ही विंड का डायरेक्शन होता है। जब आप मतलब जब अर्थ रोटेट करती है तो जो विंड मतलब जो कोई भी चीज आप फेंकोगे, जो विंड का डायरेक्शन भी होगा वो कुछ स्लांटिंग वे में जाएगा, ओके। सो जो ग्लोबल विंड्स हैं, ठीक है, तो ग्लोबल विंड्स कर्व एज द अर्थ टर्न्स बीनीथ देम। जो ग्लोबल विंड्स होते हैं वो कर्व हो जाते हैं जब जो अर्थ है वो टर्न कर जाती है, ठीक है। तो व्हेन जो विंड्स हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कर्व होते हैं राइट साइड में, और जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में वो कर्व हो जाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो आपके ग्लोबल विंड्स हैं, ठीक है, वो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो वो आपके क्या कर्व हो जाएंगे राइट साइड में, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं तो वो कर्व हो जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यही होता है कि मतलब वो कर्व हो जाते हैं, हल्के से कर्व्ड एंगल में चले जाते हैं, ओके। नाउ कोरोलस इफेक्ट कैसे होता है ये देखते हैं। जो हमारी अर्थ का रोटेशन है वो अफेक्ट करता है विंड के डायरेक्शन को। कॉजेस क्या है, तो कॉजेस विंड्स टू कर्व विदाउट आवर रोटेशन विंड winds would move straight from the poles to the equator। अगर ये देखिए, अगर रोटेशन नहीं होता ना तो क्या होता, जो आपके विंड्स है ना वो एकदम स्ट्रेट मूव करते, पोल टू इक्वेटर एकदम स्ट्रेट मूव करते, ठीक है। अब यूं तो कोरोलस इफेक्ट है तो इस वजह से वो क्या होते हैं, वो सॉरी आपका रोटेशन है तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, वो कर्व हो जाते हैं, ठीक है, कर्व हो जाते हैं वो, क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है। अगर आप ट्राई करिएगा, आप लोग घूमिएगा और घूमने के बाद अपने हाथ से पेन छोड़िएगा, यू वुड नोटिस दिस थिंग कि वो जो पेन है वो कभी स्ट्रेट गिरा ही नहीं, वो थोड़ा स्लांट हो गया, थोड़ा कर्व होके गिरा, ओके। सो दिस कोरोलस इफेक्ट ये इन्फ्लुएंस करता है आपके, इट इन्फ्लुएंस ऑफ द with the influence of the earth's rotation on objects that move over the earth. So winds curve due to this and only noticeable for a long distance. Long distance पे this is being noticeable. Okay. So as you can see कि earth यहाँ ऐसे rotate करती है अपने axis पे and the winds are being curved. Okay. ये जो winds हैं, how मतलब winds actually blows, ये curve हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को करते हैं अफेक्ट। तो पहला आपका है लैटिट्यूड, ठीक है, और फिर है एल्टीट्यूड, और फिर है आपके प्रेशर और विंड, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि हमारी इंडिया का क्लाइमेट किस प्रकार से है। तो लैटिट्यूड कैसे हेल्प करता है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ठीक है, फ्रॉम रान ऑफ कुछ in the west and to the Mizoram in the east। अब देखिए जो हमारा इंडिया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जो इंडिया है वो आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा, ठीक है, और ये इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब उसको पास कर रहा है सेंटर ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो आपका जो इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, नॉर्थ में, और टेम्परेट क्लाइमेट करता है साउथ में, ओके। कैसे, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है विच इज लाइंग इन द साउथ, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है,
और इट बिलोंग्स टू योर ट्रॉपिकल एरिया। और जो बाकी का आपका नॉर्थ का एरिया रह जाता है, वहाँ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक है, वहां पर आपका सब ट्रॉपिक एरिया बोला जाता है उसको। ठीक है, तो जो इंडिया का क्लाइमेट है, ठीक है, इट हैज बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो आपका नॉर्थ का एरिया हो जाता है वहां पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको, और जो साउथ का एरिया हो जाता है वहां पे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, सो योर साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका लैटिट्यूड है, अब लैटिट्यूड कितना, मतलब लैटिट्यूड किस प्रकार से, क्योंकि इक्वेटर है ये, ठीक है, और इक्वेटर के यहाँ पे इस तरफ से आपका इंडिया है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। ठीक है, क्या पास कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिड में से कैसे? रान ऑफ कुछ से, जो कि आपका वेस्ट में है, और मिजोरम जो आपका ईस्ट में है। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री है वो हाफ कट हो जाती है उस हिसाब से कि मतलब जो ऊपर का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ का टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, जो नॉर्थ का क्लाइमेट होगा, और जो साउथ का क्लाइमेट होगा वो अलग होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। आपने देखा है कि हमारे जो नॉर्थ एरिया है वहां पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हिमालयस एंड ऑल। तो अब इनकी जो हाइट है वो करीब 6000 मीटर है। तो इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया, ठीक है, जहाँ पे जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो करीब 30 मीटर्स तक है। तो जो हिमालयस है वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को। अब जो सेंट्रल एशिया से हमारी तरफ कोल्ड विंड्स आते हैं उनको रोकने वाला कौन है? उनको रोकने वाला है हमारे हिमालयस। ठीक है, वो उसको स्ट्रेट अवे उनकी तरफ वापस से भेज देते हैं। ठीक है, हमारी तरफ नहीं आने देते। अगर हमारी तरफ आने देते तो जो नॉर्थ वाला एरिया था, जो सब कॉन्टिनेंट में एरिया था, वो पूरा का पूरा ठंडा ही रहता। ठीक है, ये जो ठंडे विंड्स थे सेंट्रल एशिया से जो आ रहे हैं उनको वो वापस कर देते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स। हम जो नॉर्थ वाले हैं, ठीक है, वो जो एरिया, मतलब उस एरिया में आपको हल्की फुल्की विंटर्स देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा हार्श नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिमालयस की वजह से है। ठीक है, अदरवाइज अगर हिमालयस नहीं होते तो फिर क्या होता है कि हमारी जो एरिया है वहां पर ज्यादा ही, मतलब पूरी जो क्लाइमेट है उधर की वो बिल्कुल चेंज हो जाती। ठीक है, नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, एक मतलब हाइट की वजह से वी हैव हिमालयस, वी हैव माउंटेन्स, दैट्स व्हाई जो वो विंड्स हैं वो हमारे तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। नाउ बात करेंगे प्रेशर और विंड के बारे में। तो जो क्लाइमेट है, इट इज बीन क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड जो वेदर कंडीशंस है इंडिया की, दे आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पहला है प्रेशर और सरफेस विंड्स। ठीक है, फिर अपर एयर सर्कुलेशन है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो जो हमारा इंडिया है, इट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, अब जिस एरिया में हम आते हैं वहां पे क्या है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है। ठीक है, जहां हम इक्वेटर के थोड़े ऊपर हैं तो हम इधर की तरफ आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैसा मतलब यहाँ पे किस प्रकार की विंड्स देखने को मिलती है हमें? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, तो दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये विंड कहाँ से ओरिजिनेट करती है? जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां से। अब आपका देखिए, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए ये इक्वेटर है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए लो प्रेशर है, और यहाँ से एयर जब इधर मूव करती है, ठीक है, ये हाई प्रेशर जोन हो जाता है। हमारा इंडिया इधर की तरफ आता है। ये है आपकी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ठीक है, और ये है साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ओके, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये हाई प्रेशर जोन है यहाँ पे ऊपर। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, उससे ये जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं और ये ब्लो करते हैं साउथ की तरफ, बट ये डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। देखिए, डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरोलिस फोर्स। देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये राइट की तरफ कैसे मूव कर जाते हैं? कोरोलिस फोर्स की वजह से टेढ़े हो जाते हैं, थोड़े से कर्व हो जाते हैं। ठीक है, एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। कहाँ पे मूव कर जाते हैं?
इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जनरली ये जो विंड है ये कैरी करते हैं हमारे अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर, ठीक है, एंड दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, ठीक है, ये जो लैंड सरफेस के ऊपर दे ब्लो एंड देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, ठीक है। सो हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इंडिया बिल्कुल एरिड लैंड होता, ठीक है, क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर लेकर आते हैं, ज्यादा मॉइस्चर नहीं लेकर आते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेन होती है वो भी काफी कम होती है, बट ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो रेन है वो काफी ज्यादा होती है क्या नहीं? तो वो किस प्रकार से होती है? क्योंकि जो इंडिया का प्रेशर और विंड कंडीशन है वो बहुत यूनिक है, ठीक है। तो कंडीशंस ओवर इंडिया आर वेरी यूनिक। तो ड्यूरिंग विंटर ये जो हाई प्रेशर एरिया है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज का, ठीक है, जो कोल्ड ड्राई विंड्स हैं आपकी वो ब्लो करती हैं फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया, ठीक है, ओवर ओशंस टू द साउथ। अब क्या होता है समर में, क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप कर देता है ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो इस वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल। इससे क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन का विंड्स की। जो विंड्स का डायरेक्शन है वो समर में बिल्कुल रिवर्सल उसमें चला जाता है। तो जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है, और इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, जो कि क्रॉस कर रहा है आपके इक्वेटर को और टर्न कर जाती है राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, सो ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। आपने अब देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कैसे पहचानेंगे हम? तो देखिए ये see this is north direction, this is your south direction, this is west and this is east। अब यहां से जो विंड आ रही है, ठीक है, यहां से जो विंड आ रही है इसे क्या बोलेंगे हम? ये देखिए क्या है यहाँ पे, साउथ और वेस्ट। तो दिस इज योर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ओके। सो जो विंड्स इधर की तरफ से आ रही है, तो ये जो विंड्स हैं दे ब्लो ओवर द वार्म ओशन। ये कहां से ब्लो कर रही है? दीज विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम द वार्म ओशन और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आ रही है, ठीक है, जो मॉइस्चर फिर वाइड स्प्रेड वे में मतलब फैल जाता है एंड रेनफॉल होती है मेनलैंड इंडिया पे। कहाँ मेनलैंड इंडिया पे? नॉर्थ की तरफ हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है, वो इसी वजह से होती है। तो क्या होता है कि समर में जो विंटर में जो कंडीशन रहती है ना हवा की, जो विंड की, वो समर में आके रिवर्सल उसमें चली जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अपर एयर सर्कुलेशन। अब अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है? जो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विंड का मूवमेंट इस प्रकार चल रहा था, ठीक है, लो प्रेशर से ऐसे हाई प्रेशर की तरफ जा रहा था जो, तो वो जो यहाँ पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है ना उसे बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। तो हायर लेवल पर एटमॉस्फेयर के इट इज बीन डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। ये क्या है? आपकी जेट स्ट्रीम है ये, ठीक है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? दे आर अ नैरो बेल्ट, ठीक है, दे आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स, जो कि ट्रिपोस्फेयर पे, मतलब इनका जो ट्रांजिशन है वो होता है ट्रिपोस्फेयर पे और स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है। इस चीज को हम लोग अलग एक वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगी अपर सर्कुलेशन में, बिकॉज इन द बुक इट इज नॉट गिवन दैट मच, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना देखिए कि जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो जो अपर सरफेस है वहां पे जो आपकी विंड्स का जो मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, सो जो हायर लेवल होता है एटमॉस्फेयर का वो डोमिनेट होता है बाय वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है। वेस्ट की तरफ से जो फ्लो आ रहा है ना इट इज बी डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। अब यहाँ इस पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन है? जेट स्ट्रीम, क्योंकि जेट स्ट्रीम यहाँ पे एक नैरो बेल्ट है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स की, जो कि आपकी ट्रोपोस्फेयर पे देखी जाती है, ठीक है, एंड दिस इज अ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब यही बात करेंगे हम लोग वेस्टर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब वेस्टर डिस्टर्बेंस क्या है? अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो एंटर कर रही है फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स में, जो मतलब आपके यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वेस्ट की तरफ से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है, तो वो ओरिजिनेट करती है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। अब आपका
मान लीजिए ये इधर की तरफ इंडिया है, ठीक है, तो ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ से आने वाली, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, मेडिटेरियन सी से, और ये अपने साथ लेकर, मतलब दे आर बॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कहाँ से आती है ये इंडिया में, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से आती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो कि ओरिजिनेट करते हैं आपके ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो अकर करते हैं ड्यूरिंग मॉनसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर एंड आर अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, ठीक है। जो आपके ट्रॉपिक, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, हमने देखा है कि बंगाल साइड में, बे ऑफ बंगाल में जो भी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, दैट इज द रीजन ऑफ इट, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट की तरफ से जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ओके, विच इज एंटरिंग इंडिया, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आ रहा है वेस्ट साइड से, ठीक है, एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब ये कब आता है, जो हमारे अक्टूबर और नवंबर का टाइम होता है तब से, और ये ओरिजिनेट करता है आपका मेडिटेरियन सी से, ठीक है। अभी हवाओं के ऊपर डिपेंड करता है हाउ दे मूव, ठीक है। सो दे आर लाइक दे बॉटम इन इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट कर जाते हैं ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये अकर करते हैं मॉनसून, ठीक है, ड्यूरिंग द मॉनसून। जो हमारे जो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसे प्योरली मॉनसून बोला जाता है, एज वेल एज लाइक अक्टूबर नवंबर में होते हैं, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, ओके। नाउ अब बात करते हैं इंडियन मॉनसून के बारे में। तो जो मॉनसून है दे आर सीजनल विंड्स, ठीक है, जो रिवर्स हो जाते हैं, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन। सीजन चेंज होता है, इनका जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, विंड्स का, वो हो जाता है चेंज, ठीक है। तो जो इंडिया की क्लाइमेट है इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स, ये तो हम लोगों को पता ही है। और ये मॉनसून जो वर्ड था ये कहाँ से आया था, ठीक है, एक्चुअली इट वाज मॉनसन, ठीक है। ऐसा जो आपके ग्रीक्स और ईरान, मतलब जो ईरानियन वगैरह थे, दे हैव कॉल्ड इट मॉनसन, ठीक है, बट फिर उसके बाद उसको मॉनसून बोलने लगे, और ये मतलब आपके मौसम के हिसाब से बोला जाने लगा कि जो इंडिया का क्लाइमेट है, जो इतना टाइम तक अभी एक रिकॉर्डेड क्लाइमेट है इंडिया का, रीजन का क्लाइमेट है, वो क्या है, मॉनसून टाइप है। वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है किसको, मॉनसून विंड्स को। तो अब जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून को, वो क्या है, तो देखिए, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट अ लो प्रेशर। अब क्या होता है कि जो लैंड मतलब जो लैंड और वाटर का हीटिंग और कूलिंग वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्रिएट कर देता है लो प्रेशर लैंड पे, ठीक है, और जो सी है वो एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, तो वो एक लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला एक सीन बन जाता है। तो इस प्रकार से आपकी बारिश आती है, ठीक है। फिर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ITCZ क्या है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड आई विल शोली मेक अ डिफरेंट, मतलब एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी मैं इन सारी चीजों पे, बिकॉज इट्स नॉट जो चैप्टर में जिस प्रकार से दिया है उस हिसाब से पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देखिए, ये जो आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो यहाँ पर आपको जो लो प्रेशर जोन पे जो आपको यहाँ पर एक लैंड देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि जो शिफ्टिंग हो रही है, अब ये शिफ्ट भी होता है, यहाँ पे लो प्रेशर पे होता है ये, ठीक है, तो इनकी शिफ्टिंग भी होती है, शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ओवर द गंगा प्लेन, वो भी समर्स के टाइम में, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट है आपका जो इंटेंसिटी है और जो पोजीशन है आपकी, पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मादागास्कर, अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ की तरफ है ना, मान लीजिए ये इंडिया का वो मान लीजिए मैप, ठीक है, देन यहाँ पे आपका मादागास्कर है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन रहा है और यहाँ पे आपको ऑलरेडी लो प्रेशर है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पे कूल टेम्परेचर होने की वजह से ना हाई प्रेशर बन चुका है, तो वो हाई प्रेशर क्या है, वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा मतलब इतना ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर की,
जो प्रेशर एरिया होगा जो ईस्ट साइड में आपके मडागास्कर के, वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इट अफेक्ट्स योर इंडियन मॉनसून। ठीक है, वो इफेक्ट करता है हमारे इंडियन मॉनसून को, क्योंकि वो जो हाई प्रेशर है फिर वो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से तिब्बतन प्लेटो जो है वहां से भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी जो आपका तिब्बतन प्लेटो है इट इज हीटिंग अप। ठीक है, समर्स में तो वो क्या क्रिएट करता है, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो अब वहां यहाँ देखिए, यहाँ से लो प्रेशर आ रहा है, यहाँ से हाई प्रेशर है, तो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो ज्यादा प्रेशर होने के बाद क्या होता है कि वो जो मॉनसून है वो हमारे यहाँ जो मॉनसून आने की चांसेस जो चीजें होती हैं वो यहाँ से पूरे चारों तरफ से कोशिश हो रही है मॉनसून आने की। ठीक है, नाउ मूवमेंट है आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नॉर्थ ऑफ हिमालयस की तरफ पे। ठीक है, और जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो जो मूवमेंट हो रहा है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, तो अब ये नॉर्थ की तरफ हो रहा है, हिमालयस की तरफ, और जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, ठीक है, ओवर इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग दी समर। फिर सर्दर्न ऑसिलेशन जो है आपका एल नीनो, ठीक है, वो भी इसमें काफी ज्यादा रोल रखता है। ठीक है, देन ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून देखते हैं। तो जो ड्यूरेशन है मॉनसून का इट इज बिटवीन 100 to 120 डेज। ठीक है, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे मॉनसून है इट इज बिटवीन 100 दिन से 120 दिन तक चलते हैं। तो आपके जून के अर्ली टाइम से आ जाते हैं और मिड सितंबर तक रहते हैं। तो ये जो मॉनसून है जब ये आते हैं तो जो नॉर्मल रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाती है सडनली, और कॉन्स्टेंटली बारिश होती है काफी दिनों तक। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ठीक है, और ये प्रोसीड करते हैं, इट प्रोसीड्स इन टू, एक तो अरेबियन सी ब्रांच पे और दूसरा आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो इट रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June। ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल है इट ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम। ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है यहाँ पे। तो जो विड्रॉल मॉनसून है वो बिगिन करता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, जो कि जो भी हमारी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, तो बाय अर्ली सितंबर यहाँ तक रहता है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली, यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है नॉर्दर्न हाफ से। ठीक है, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और बाय दिसंबर ये कम्प्लीटली रिट्रीट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, देन सीजन कौन कौन से होते हैं इसमें, तो देखिए हमारे कोल्ड वेदर सीजन होता है। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई होता है। हॉट वेदर सीजन होता है, हमारे यहाँ एडवांसिंग मानसून होते हैं और हमारे यहाँ रिट्रीटिंग मानसून होते हैं। अब देखिए कोल्ड वेदर किस प्रकार से, जो सीजन है इट बिगिंस फ्रॉम द मिड नवंबर और स्टे करता है ये हमारे यहाँ फरवरी तक। ठीक है, जो ठंडी पड़ती है वो कब तक पड़ती है, नवंबर से लेकर फेब तक। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में यही देखने को मिलता है। सर्दी कब तक पड़ रही है, नवंबर से शुरू हो जाएगी और फेब तक रहेगी। फिर कोल्डेस्ट मंथ कौन से होते हैं, जनवरी और दिसंबर होते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हॉट वेदर देखते हैं। समर में क्या होता है, तो समर में क्या होता है, हॉट वेदर सीजन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम मार्च टू मई। अब ये आता है सबसे ज्यादा लंबा होता है, मार्च टू मई चलता है। ठीक है, और बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। जो आपका टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और इन द पेनिनसुलर इंडिया जो टेम्परेचर है वो लोअर रहता है। क्यों, वहां पे जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ओशन का। ठीक है, ओशन की वजह से, किस वजह से, ओशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, वो आ गया ना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में। अब देखिए जैसे मुंबई में आपने टेम्परेचर देखा होगा ना, बिल्कुल एकदम इक्वल रहता है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर। वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलता है लोगों को। ठीक है, नाउ एडवांसिंग मॉनसून के बारे में बात करते हैं। तो रेनी सीजन है आपका, दिस स्टार्ट बाय अर्ली जून।
ठीक है, जो ट्रेड विंड्स हैं आपके सर्दर्न हेमिस्फेयर के, दे गेट अट्रैक्टेड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर कंडीशन हो गया। अब क्या होता है, अर्ली जून की बात है, जब ट्रेड विंड्स होती हैं सर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो अट्रैक्ट कर जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, तो वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है लो प्रेशर कंडीशन। कहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो रेनफॉल जो हो रही है आपकी, तो जो गंगा वैली है, ठीक है, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो राजस्थान पार्ट है आपके, गुजरात है, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। द रेनफॉल ओवर हियर, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून के बारे में, जो ट्रांजिशन सीजन है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर या नवंबर जो मूवमेंट है सन का टुवर्ड्स साउथ, वो कॉज करता है मॉनसून ट्रूफ को नॉर्दर्न प्लेन्स टू बिकम वीकर। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां से वो वीक हो जाता है, ठीक है। और बाय अर्ली नवंबर जो लो प्रेशर कंडीशन है जो कि आपकी ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे थी, वो ट्रांसफर हो जाती है बे ऑफ बंगाल पे, विच कॉजेज साइक्लोनिक डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जो आपके साइक्लोन्स आते हैं ना, ठीक है, साइक्लोन्स ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट, साइक्लोन भी इसी प्रकार से फॉर्म होते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लो प्रेशर कंडीशन है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो थी, वो ट्रांसफर हो रही है। अब ट्रांसफर कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल पे हो जाती है, जिससे क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन कॉज होते हैं, ठीक है। तभी वहां पे जो साइक्लोन्स है वो अकर करते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट, एंड यहाँ पे इस जो चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, ठीक है, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ओके। एंड आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जो जो चीजें आपको लगता है कि आप मुझे उस पर सेपरेट वीडियो बना देनी चाहिए, प्लीज जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जिसपे मुझे बनानी चाहिए, जो कि बुक में आपकी इतना ज्यादा नहीं दिया गया है, ओके। सो आई विल श्योरली मेक ऑन दैट, एंड प्लीज आप लोगों के जो सजेशन होंगे वो भी प्लीज दे दीजिएगा, ओके। सो your chapter 4 completed, and we're gonna start with the 5th chapter, ठीक है। By tomorrow we're gonna start with that. So तब तक के लिए if you have any kind of issue regarding this chapter, just let me know. I will surely make a separate video on few of the points. Okay, तो अगर आप लोग कुछ अपनी तरफ से add on कराना चाहते हैं, just let me know. And do not forget, if you have any kind of query related to Unacademy's Plus subscription, call on this number. And don't forget to use code STUDYIS, जो कि चैनल का नाम है, ताकि आपको मिल जाए extra 10% off. Okay, so bye bye guys, we're gonna meet tomorrow with a new chapter. तब तक के लिए stay well, stay happy. Prelims are very near, so work hard. Bye.